नमस्कार। इस समय पूरी दुनिया में, दुनिया के अधिकांश हिस्से में विनाश लीला चल रही है। हमास और इज़राइल के बीच का जो युद्ध है, वो मानवता के सबसे घृणित युद्धों में माना जाएगा। तुर्क और मुगलों ने जब आक्रमण किया भारत में, अफ़गानियों ने, उस दौर तैमूर और चंगेज़ खां की याद हमास ने दिला दी है। इज़राइल के जो गाज़ा पट्टी में 40 छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया गया है। महिलाओं के की भ्रूण जो उनके पेट में भ्रूण पल रहे हैं, भ्रूण को निकाल कर फेंका गया है। पुरुषों के गले काटे गए हैं। जो महिलाएं मर चुकी हैं, उनके शरीर को, नग्न शरीर का परेड कराया जा रहा है, और सिर्फ परेड नहीं कराया जा रहा। एक वीडियो मिंटू ने कंटेंट फॉर चेंज में डाला होगा। उनके मरे हुए शरीर पर पेशाब किया जा रहा है। मरे हुए शरीर पर लातों से ठोकर मारी जा रही है। मन आज देखकर इतना विचलित था कि मैं सोच नहीं पा रहा था कि मानवता कहां जा रही है। उधर दक्षिण अमेरिका में भयानक आग लग चुकी है। आग का बवंडर है चारों तरफ, और सितंबर में इसकी भविष्यवाणी श्वेता जी ने की थी कि पूरा उत्तर और दक्षिण अफ्रीका खतरे में है। पूरे अमेरिका में जो जंगल की आग है पूरी तरह से फैलती जा रही है। अफगानिस्तान में 2500 से ज्यादा लोग भूकंप में मारे जा चुके हैं। इसके अलावा हमारा जो सिक्किम है, सिक्किम में बाढ़ के कारण जो स्थिति खराब हुई, आप देखेंगे ये अफगानिस्तान की फोटो है, पूरा बियाबान हो चुका है। सिक्किम में बाढ़ के कारण जो स्थिति बनी, वो सिक्किम के काफी सारी जनसंख्या को लील चुका है। पूरी दुनिया में भयावह स्थिति बन रही है, और ये भयावह स्थिति ज्योतिषियों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि अक्टूबर का महीना दो ग्रहण देख रहा है, और अक्टूबर के महीने से दुनिया का एक ऐसा चक्र शुरू होने वाला है जिसकी चेतावनी हमारे पुराणों में है, जिसकी चेतावनी हमारी भविष्य मालिका में है, जिसकी चेतावनी हमारे शास्त्रों में है। ज्योतिषियों ने पहले ही दिया है, वराह मिहिर पहले कह चुके हैं, संत रविदास पहले कह चुके हैं। इन्हीं सब को लेकर आज हमारे बीच प्रोमो के बाद आएंगी श्वेता पुरोहित जी। श्वेता पुरोहित जी की भविष्यवाणी इतनी सटीक बैठी है, जिसको पिन पॉइंट बोलते हैं, बिल्कुल सटीक बैठी है, और इसलिए जनता ने कहा कि श्वेता जी को बुलाइए, हम जानना चाहते हैं कि इस विनाश लीला से हम कब उबरेंगे। तो आज हमारे बीच आएंगी श्वेता पुरोहित जी। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया स्पीक्स डेली पर। धन्यवाद संदीप जी, मुझे वापस से आईएसडी पर बुलाने के लिए, और आईएसडी के सभी दर्शकों को, पाठकों को मेरा नमस्कार। जनता की बड़ी मतलब आप अगर देखेंगे कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम, श्वेता जी को बुलाइए, लोग अब आपसे एक आशा रखने लगे हैं, एक बड़ा दबाव, एक बड़ी जिम्मेदारी आप पे जो है वो भगवान भेज रहे हैं। और आपने जो भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणियां सटीक होती जा रही है। दुनिया एक विनाश के ओर बढ़ रहा है, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुका है। पूरी दुनिया दो ध्रुवीय लगभग हो चुकी है। इजराइल के साथ अमेरिका गया, पूरा यूरोप गया है, इधर ईरान आ गया है। यूएई अभी इजराइल के पक्ष में है, लेकिन सऊदी अरब जो है उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो स्थिति बड़ी भयावह हो रही है। इस भयावह स्थिति की आपने बिल्कुल अपने ज्योतिषीय दृष्टिकोण में इसको देखा था, अब आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये अक्टूबर कितना विकराल होने जा रहा है? जी संदीप जी, ये बहुत ही दुखद है जो घटनाएं हम देख रहे हैं अक्टूबर के महीने में। तो अगर हम साधारण भाषा में अगर इसको समझना चाहें, तो जैसे कोई-कोई हमारा दिन होता है जिस दिन कुछ भी ठीक नहीं होता, सब कुछ खराब गड़बड़ होता जाता है, गलत होता है। हम सोचते हैं ये ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? वो दिन ही वैसा होता है कुछ। तो ये जो अक्टूबर का महीना है, ये वैसा कुछ दिन है। यहाँ से शुरुआत हो रही है। अगर हम शास्त्रों की माने और भविष्य मालिका, अब मुझे उसमें कुछ-कुछ समानताएँ दिखने लग गई हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम कुछ जो आज हम देखने वाले हैं, कुछ घटनाओं के बारे में देखते हैं, और महाभारत में भी इस चीज़ के हमें प्रमाण मिलते हैं। तो वैसी कुछ परिस्थितियाँ बनती जा रही हैं, जो महाभारत के समय बनी थी। जैसे श्री वेद व्यास
महर्षि वेदव्यास जी ने बताई थी और भविष्य मालिका भी जो जो भविष्य को लेकर बता रही है। महाभारत हमारे पूर्व में हो चुका है, हमारा इतिहास है। तो इतिहास और भविष्य के मालिका और बीच में जो हमें जो संकेत विज्ञान दे रहा है, वो भी सब तीनों जो हैं और ज्योतिष, ये चारों चीज़ें एक ही दिशा की ओर जाती हुई दिख रही हैं मुझे। तो वो हम आज थोड़ा देखेंगे। हम शुरू करेंगे कुछ वैज्ञानिक बातों से। मैं आप लोगों को बताऊं, श्वेता जी साइंस की स्टूडेंट हैं, इंजीनियर हैं, बाहर विदेश में वर्क कर रही हैं, इंजीनियर हैं और 2-2 डिग्रियां हैं साइंस की। तो इसलिए कोई भी जो सोचता हो कि वो सिर्फ पुरातन हमारे ज्ञान की बात कर रही है, वो आधुनिक विज्ञान को पुरातन ज्ञान के साथ मिलाकर, और इसलिए उनकी भविष्यवाणी इतनी सटीक बैठ रही है। तो श्वेता जी, आप जो दिखाना चाह रही हैं बिल्कुल वो दिखाएं कि वैज्ञानिक तरीके से भी और हमारे शास्त्र और ज्योतिष जो कह रहे हैं उस तरीके से भी कि स्थिति क्या बनती जा रही है। जी, संदीप जी, अब हम चलते हैं। मैंने एक पावर पॉइंट स्लाइड बनाई है। आपको दिख रही हो तो बताइए, फिर शुरू करते हैं अपन। जी, जी, दिख रही है। जी, तो आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण अटलांटिक विसंगति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साउथ अटलांटिक एनोमली। सोलर फ्लेयर, जिसको हिंदी में हम समझ सकते हैं सौर ज्वाला पिंड। और भविष्य मालिका की भविष्यवाणियाँ और ज्योतिष से हमें ये क्या दिखता है। तो हम इन चारों के बारे में देखते हैं, जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, वो मैं आपके साथ में साझा करना चाहती हूँ। जी, जी। तो हम चलते हैं, समझते हैं साउथ अटलांटिक एनोमली, दक्षिण अटलांटिक विसंगति क्या क्या चीज़ है। तो हम इस फ़ोटो पे बाद में आते हैं। पहले हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। दक्षिण अटलांटिक विसंगति वो है कि दक्षिण अमेरिका के ऊपर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक कमज़ोर स्थान विकसित हो रहा है, जिसे दक्षिण अटलांटिक विसंगति कहा जाता है। यह अनूठा क्षेत्र दशकों से विस्तारित हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 2 अलग-अलग क्षेत्रों में अलग होना शुरू हो गया है। अम, तो और पृथ्वी का कोर अंदर लगभग 1800 मील की दूरी पर गतिशील प्रक्रियाएँ और पृथ्वी का तरल लोह भारी कोर लगातार विद्युत की धाराएँ उत्पन्न करता रहता है। तो इससे जो पृथ्वी का भूचुम्बकीय क्षेत्र बनता है। तो इसको अब हम यहाँ पे देखते हैं, इस पिक्चर में देखते हैं कि जिस क्षेत्र की बात हो रही है, वो ये क्षेत्र है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है वो यहाँ पे दक्षिण अटलांटिक विसंगति हो रही है। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम एक बार चुंबक लेते हैं, बार मैग्नेट लेते हैं, तो उसमें नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, जो इवन होता है। उसका जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है, वो ऑलमोस्ट इवन होता है, सम होता है। पर जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, वो ऐसा माना जाता है वैज्ञानिकों द्वारा कि वो सम नहीं है, इवन नहीं है वो। तो जो दक्षिण वाला जो भाग है, जो यहाँ कहीं पड़ता है, वो कमज़ोर है उत्तरी भाग के कंपैरिज़न में। तो लेकिन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वाले एक सामान्य बार चुंबक के विपरीत पृथ्वी का चुंबकत्व समान रूप से वितरित नहीं है। तो यहाँ पे जैसे इस ग्राफ में बताया गया है, दक्षिण अटलांटिक विसंगति के केंद्र में जो चुंबकीय क्षेत्र 1840 जो वर्ष था 1840 से लेकर के 2020 तक के वैज्ञानिकों ने इसका इसका शोध किया है और बताया हुआ है कि जो केंद्र का जो इसका जो तीव्रता है वो कितनी घटती चली गई है। 1850 में जो उसकी यूनिट थी 28 यूनिट, अगर हम मान लें 2800 28,000 मैग्नीट्यूड की थी, तो वो वहाँ से कम होते-होते बिल्कुल 22 पे पहुँच गई है। ओवर द इयर्स 1850 से लेकर वर्ष 2020 तक। और वहीं पे जो इसका जो क्षेत्र है, वो कैसे बढ़ता जा रहा है, जो कमज़ोर क्षेत्र है, वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो सबसे कमज़ोर है वो डार्क काला है और फिर बढ़ता जा रहा है ये जो क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र बढ़ते हुए का ग्राफ बता रहा है कि 1840 से लेकर 2020 तक। तो हम
आगे समझते हैं कि इसके बारे में हमें क्यों पता होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए और इससे क्या हमें क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो पृथ्वी के निकट पर्यावरण वरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पक्षियों और जानवरों के प्रवास में मदद करता है। कंपास जो हम कंपास यूज़ करते हैं, हम हमको नेविगेशन में हेल्प करता है। और सबसे जो बड़ी बात है, वो हम इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि जैसे अंतरिक्ष से फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे सूर्य का एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। सूर्य से जो जो ज्वाला पिंड आते हैं, उनसे हमारा बचाव करता है। ये पृथ्वी है यहाँ पे, यहाँ से जो ये पूरा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, जो हमारा एक ढाल की तरह बचाव करता है। तो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है मानव सभ्यता के हमारे एग्ज़िस्टेंस के लिए। तो जब ये जो ज्वाला पिंडें आती हैं यहाँ पे, तो इसलिए जब कमज़ोर जो क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक वैज्ञानिक था, जिसका नाम था वैन एलन। वैन एलन के ही नाम से ये जो बेल्ट है, इनको वैन एलन बेल्ट कहा जाता है। तो जो क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो जैसे हमको दिख रहा है, वो बचा रहा है, बट जहाँ पे कमज़ोर है, वो जो कमज़ोर का जो क्षेत्र है, तो जो 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 हाँ, तो ये होता है कि जो सूर्य से जो विकिरण आती हैं यहाँ पे, जिनका तेज बहुत ज़्यादा होता है, वो इतना होता है कि हम सहन नहीं कर सकते। तो ये जो होती हैं, ये ढाल बन जाती हैं। तो कुछ तो आ ही नहीं पाती पृथ्वी के वातावरण में और पर जो थोड़ी बहुत विकिरणें आती हैं पृथ्वी के वातावरण में, वो इन बेल्ट्स में फँस जाती हैं। तो वो घुस तो जाती हैं पृथ्वी के अर्थ के एटमॉस्फेयर में, बट वो कहीं न कहीं बिकॉज़ जो वो वीक है, खत्म नहीं हुआ है, जो मैग्नेटिक अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड है, वो वीक है इसलिए वो फँसती चली जाती हैं इनमें, ये जो बेल्ट टाइप के बन जाते हैं। पर अब हो ये रहा है कि वो फँस ज ज़रूर जाती हैं, वो वहीं पे रहती हैं, वो हमारे लिए बहुत हमारे लिए खतरनाक है वो मानव सभ्यता के लिए। तो हो ये रहा है कि ये जो बेल्ट है यहाँ पे कमज़ोर होता जा रहा है। तो उससे ये होता है कि जो हमारा सुरक्षा बेल्ट है, वैन एलन जो ये बेल्ट है, इसको हम सुरक्षा कवच की तरह समझ सकते हैं। तो ये जो कवच है, वो यहाँ पे कमज़ोर है। वो कमज़ोर है तो उससे क्या हो रहा है कि जो रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में तीव्रता से यहाँ पे आ रहा है। तो उससे काफ़ी पृथ्वी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और उसके एक नुकसान मैंने कुछ समय पहले जैसे अभी रिसेंट में शेयर किया था कि जैसे यहाँ पे 100 डॉल्फिन ये एक सीएनएन की न्यूज़ है, 1 अक्टूबर की न्यूज़ है। 100 से ज़्यादा डॉल्फिनों की मृत्यु हो गई अमेज़न के पानी में। अमेज़न वही है, दक्षिण अटलांटिक के उसी क्षेत्र में आता है क्योंकि जो पानी का तापमान था वो बहुत बढ़ गया था। मतलब इतनी तीव्रता से आ रही हैं और वहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है। इसके इसलिए हमें इस चीज़ के बारे में जागरूकता होनी चाहिए क्योंकि इसके कारण और भी बहुत चीज़ें हो रही हैं। ये जैसे नासा भी इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा है, ये फ़ोटो में बताया गया है कि जहाँ पे ये दक्षिण अटलांटिक विसंगति के बारे में ही कंट्रोल रूम में वो कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है? तो ये तो हो गया ये मैकेनिज़्म कि ये क्या हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल श्रद्धा जी। हाँ, तो क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ बट ये सब चीज़ें बिल्कुल भौगोलिक वो है, तो मैं साधारण भाषा में जैसे मुझे समझ आया मैं वैसे समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो अगर मुझसे थोड़ी अगर कोई भूगोल शास्त्री देख रहे हो और थोड़ी कुछ फैक्ट्स में गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं बस एक हाई लेवल समझाना चाह रही हूँ कि हमें इस चीज़ के बारे में जागरूकता होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। अब इसके क्या प्रभाव होते हैं? तो इसके जो प्रभाव होते हैं वो ये होते हैं कि वहाँ क्योंकि विसंगति है तो वहाँ से गुज़रते समय जैसे उपकरण काम नहीं करते जो हमारे सैटेलाइट्स वग़ैरह हैं जैसे अभी रिसेंट में था वो इसमें मैंने शेयर नहीं किया है, बट रिसेंट में हमने सुना था कि स्पेसएक्स की इलॉन मस्क की स्पेसएक्स है उनकी 49 सैटेलाइट्स थी, उनमें से 40 गिर गई थी। क्यों? क्योंकि वो इस क्षेत्र से गुज़र रही थी, यहाँ से हो रही थी और रेडिएशन क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा है और उन्होंने शायद
कैलकुलेट ठीक से नहीं किया होगा, तो वो सिर्फ़ 9 सैटेलाइट रह गई थी 49 में से, सब गिर गई थी। ये होता है। दूसरी बात ये है, हबल जो स्पेस टेलीस्कोप है, वो भी यहाँ से जब वो गुज़रता है तो वो जो जानकारी है वो यहाँ से नहीं ले पाता। और इसके अलावा विसंगति से गुज़रते समय, हाँ, तो और भी बहुत चीज़ें मैंने इसमें और बताई हुई है श्वेता कि जी, सैटेलाइट पे तो भविष्यमालिका में भी लिखा है, और उसको जी, कोरिलेट हम करें तो भविष्यवाणियों में आपने बताया था, लिखा हुआ है कि सैटेलाइट काम करना कुछ समय के लिए बंद कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पे माना जाता है कि अक्टूबर 2012 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़े स्पेसएक्स सियारा ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने एक क्षणिक समस्या का अनुभव किया था, क्योंकि वो विसंगति से गुज़र रहा था। मतलब कोई चीज़ आइडियल नहीं हो रही है वहाँ पे। तो ये तो हो गया सारा, और नासा के भी काफ़ी वो उपकरण रहते हैं जो वहाँ पे काम नहीं करते। तो ये तो हुँ, हो गया उसका एक वैज्ञानिक पक्ष। ये हो रहा है और ये हमें पता है यहाँ पे। और उससे, हाँ, उससे हमें और भी क्या-क्या चीज़ें देखने को मिली, वही जो क्षेत्र था जैसे हमने देखा था, विसंगति का जो क्षेत्र है वो यहाँ कहीं पे है। तो यहीं पे यहाँ से जो प्लैनेट्स हमने अफ्रीका में देखा था कि अफ्रीका में मोरक्को में भूकंप आया था 8 सितंबर को, फिर लीबिया में बाढ़ आई थी। तो ये जो क्षेत्र है, ये कहीं न कहीं यहाँ से, क्योंकि ये फ़ील्ड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड है, वो वीक होता चला जा रहा है, और उसी के यहाँ से जो विसंगति हो रही है, उससे इफ़ेक्ट सब इसके जो आस-पास के जो क्षेत्र है, वहाँ पे हो रहा है। जैसे वो डॉल्फ़िन्स की मृत्यु हो गई, और भी बहुत कुछ हमें देखने मिला है। तो हालाँकि अफ्रीका वग़ैरह तो यहाँ पे है, बट इसका इफ़ेक्ट मैं मानती हूँ कि कहीं न कहीं हुआ ज़रूर होगा विसंगति के कारण। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट हो सकता है कि ये सही हो, क्योंकि ये बहुत पास-पास के ही इवेंट्स हैं। भूकंप, बाढ़ और डॉल्फिन्स की अभी जो मृत्यु। जंगल में आग लगी है वो भी आपने बताया था। जी, जंगल में आग का भी यही है, यही वाला रीज़न है। पूरा जो वो अमेरिका में वो वीडियो अगर दिखा दें या बाद में दिखा देगा। हाँ, तो ये तो हुई एक एक उसकी बात। अब जो दूसरी वैज्ञानिक जो चीज़ हो रही है, वो मैं बताना चाहूँगी, जो है सौर ज्वालापिंड या सोलर फ्लेयर। भविष्यमालिका में बाय द वे इन चीज़ों के बारे में भी वर्णन आया है, और इस चीज़ का तो, सोलर फ्लेयर का तो महाभारत में भी आया है, जैसे आगे मैं बताऊँगी यहाँ पे। तो जैसे हमें ये दिख रहा है सोलर फ्लेयर, सोलर सन होता है, सूर्य। फ्लेयर मतलब वहाँ से कोई ज्वाला का पिंड निकल रहा है, जैसे ये फ़ोटो में हमें दिख रहा है। तो इसको कैरिंगटन प्रभाव भी कहा जाता है, क्योंकि जो एक व्यक्ति था खगोल शास्त्री रॉबर्ट कैरिंगटन, उसके नाम पे इस चीज़ का प्रभाव का नाम रखा गया है। तो अब हम ये देखते हैं एक संक्षेप में कि कैरिंगटन प्रभाव या सोलर फ्लेयर क्या होता है। तो सूर्य बाहरी अंतरिक्ष में बड़ी मात्रा में चुंबकीय प्लाज़्मा फेंकता रहता है। प्रत्येक 27 दिन में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है सूर्य। लेकिन जो क्योंकि इतना जो जो मोल्टन इस लावा है, जो सूर्य के जो मेल्टेड जो लावा होता है, उसके कारण उसके जो अलग-अलग क्षेत्र हैं, वो अलग-अलग गति से घूमते हैं। तो उससे सूर्य का एक चुंबकीय क्षेत्र भी जो बना रहता है, वो घूमता और बदलता रहता है। तो सूर्य की जो गतिविधि है वो चक्रों में होती है। तो इसलिए सूर्य के प्लाज़्मा प्रवाह में विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हम पहले पृथ्वी का देख रहे थे, अब हम सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में देख रहे हैं। हर 11 साल में सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र स्वयं को पुनर्गठित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उतार-चढ़ाव होते हैं, जिसे सौर अधिकतम और न्यूनतम भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में मैक्सिमा और मिनिमा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग चाहें तो आप गूगल पे जाकर के देख सकते हैं, ये सब अवेलेबल है वहाँ पे। मैंने तो बस एक थोड़ा-सा रिसर्च किया, इसमें तो वीडियोज़ से बहुत अच्छे-अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको वहाँ पे और अच्छे से और डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चरम गतिविधि के इस समय के दौरान सूर्य की सतह पर सौर अधिकतम गड़बड़ी, जिसे सूर्य धब्बे, सोलर
सनस्पॉट्स बोलते हैं उसको, सूर्य धब्बे के रूप में भी जाना जाता है। यह काफ़ी बढ़ जाती है, जो अधिकतम के समय होती है। जो जैसे सूर्य चक्र होते हैं, वो हर 11 साल में अपने चुंबकीय क्षेत्र को वो पुनर्गठित करता है। तो यदि कोई ज्वाला पर्याप्त शक्तिशाली है, तो यह अक्सर सूर्य की सतह या जिसको कोरोना बोलते हैं, वो वाली बीमारी वाली नहीं, सूर्य को हमेशा से ये जो चीज़ के बारे में कोरोना कहा जाता है। इससे भारी मात्रा में प्लाज़्मा या आवेशित कणों का उत्सर्जन होता है, जिन्हें कोरोनल मास इजेक्शन या सीएमई इन शॉर्ट कहा जाता है। सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी के अनुसार 2022 में जब सूर्य में सौर ज्वाला फूटी थी, उससे अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। 2022 में जब सौर ज्वाला फूटी थी और वो बहुत भारी ज्वाला थी, नुकसानदायक थी। उससे ठीक 9 दिन पहले पृथ्वी उसी स्थान में थी जहाँ से वह सौर ज्वाला गुज़री थी। तो सोचिए, यह आसानी से मानव इतिहास की सबसे बड़ी विनाशकारी आपदाओं में से एक हो सकती थी। यदि ज्वाला केवल 9 दिन पहले फूटी हुई होती या और पृथ्वी से टकराती। तो पृथ्वी भी चक्कर काटती रहती है सूर्य के आसपास, और पृथ्वी 9 दिन पहले वहाँ पे थी, हम 9 दिन से बच गए। मानवता को प्रभावित करने वाली इतनी बड़ी ब्रह्मांडीय घटना हमारे ठीक ऊपर घटित हो रही थी, लेकिन हम अधिकतर मानव इससे अनभिज्ञ रहे। उस समय हम बच गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भविष्यमालिका में भी इस चीज़ के बारे में आ रहा है और साइंटिस्ट भी यही कह रहे हैं। ये सब नासा वगैरह से के सोर्सेज़ से लिया गया है। निस्संदेह सूर्य लगातार इन कणों की सौर ऊर्जा छोड़ता रहता है। आमतौर पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें इन कणों से होने वाले विकिरण से बचाता है। जैसे हमने इसमें देखा था, यहाँ पे, ये बचा रहा है हमें। पर जब जब बहुत जो पिंड होते हैं, जब सौर ज्वाला बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और वो उतने फ़ोर्स से आ रही होती है, तो हमारे पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो हमें पृथ्वी का चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड हमें बचा नहीं सकता। उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। वो कैपेसिटी से ज़्यादा वो हमें नहीं बचा पाएगा। तो कहने का ये मतलब है, एक सौर तूफ़ान की शक्ति उस ऊर्जा के बराबर है जिससे हमारी पूरी मानव सभ्यता 10 लाख वर्षों में का उपभोग कर सकती है। मतलब इतनी इतनी एनर्जी होती है एक सौर तूफ़ान में। जबकि कुछ सौर तूफ़ानों को पृथ्वी से टकराने में 2 दिन लगते हैं। अ, कुछ को सिर्फ़ 12 घंटे लगते हैं। इतनी तेज़ी से आ रहे होते हैं वो। वैज्ञानिकों का मानना है कि सौर तूफ़ान सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक है जो घटित हो सकती है, क्योंकि पृथ्वी वस्तुतः सूर्य रूपी विशाल परमाणु बम के चारों ओर घूम रही है, अगर हम सोचें तो। अब इसके आगे आते हैं, एक कहानी है, इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री है, हमारी हमारी हमारा इतिहास है ये। हालाँकि हम 2012 में भाग्यशाली थे, हम 1859 में नहीं थे। लंदन, गुरुवार 1 सितंबर अम, 1859, कॉलेरा, हैजे का प्रकोप चल रहा था उस समय। देखिए, पृथ्वी भी जो है वो हमें संकेत देती है, चिन्ह देती है। ऑलरेडी हैजा फैला हुआ था उस समय। हैजे से शहर तबाह हो गया था, लाखों लोग संक्रमित थे और हज़ारों की मृत्यु हो चुकी थी। दूसरी ओर प्रौद्योगिकी में विकास हो रहा था। टेलीग्राफ की प्रणाली जनता के लिए उसी समय लाई गई थी। इस उपकरण का उपयोग करके लोग एक समान उपकरण से सैकड़ों मील दूर किसी से संवाद कर सकते थे। हाँ, और तब क्या हो रहा था, उसी दिन 30 वर्ष का एक शौकिया खगोल शास्त्री रिचर्ड कैरिंगटन, तो यही खगोल शास्त्री है जिसके नाम पे कैरिंगटन का ये जो इवेंट है वो माना जाता है। वो रहस्य में डूबी एक चीज़ को देख रहा था। सूर्य धब्बों का अवलोकन करते हुए उसको 6 वर्ष हो चुके थे, और उस अन्वेषण के दौरान उसने सोचा कि लोगों को अब फाइनली अब एहसास हो रहा है कि सूर्य कितना महत्वपूर्ण है। ये उसके मन में विचार चल रहे थे। कैरिंगटन ने सौर गतिविधियों पर नज़र रखने में बहुत समय बिताया था। लेकिन उस गुरुवार की सुबह जब उनका ध्यान सूर्य पर था, अचानक ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी आँखों के सामने सफ़ेद प्रकाश आ गया हो। हालाँकि तब उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन कैरिंगटन ने उस समय 2 चमकीली सौर ज्वालाएँ देखी थीं, जिसका ये सन स्पॉट्स हैं, उसका एक चित्र है ये। जो उनको उस समय दिखी थी। जैसे ही वह हमेशा की तरह अपने काम पर लौटे, कुछ मिनट बाद
वो क्या देखते हैं कि टेलीग्राफ के जो उपकरण हैं, जो लाइन्स हैं, पोल्स हैं, उनमें आग लग गई। सब सब और उस समय की वो एकमात्र संचार प्रणाली थी, तो वो सब फूँक गए। और उसके बाद क्या हुआ? दिस इज़ इवन मोर इंटरेस्टिंग। अन्य स्थानों पर वास्तव में कुछ विचित्र घटित हो रहा था। टेलीग्राफ बिना बिजली के ऐसे काम कर रहे थे मानो उनमें बिजली हो, जैसे वायुमंडल में कोई विद्युत आवेश विद्युत धारा को ट्रांसफ़र कर रहा हो। तो सोचिए, उस समय सिर्फ़ टेलीग्राफ ही एक बिजली से चलने वाले उपकरण थे और वो ऑलरेडी फूँक चुके थे। उनको जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स वग़ैरह थे, वो फूँक चुके थे। तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही थी? तो वो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे आ रही थी कि ऑलरेडी जो जो पृथ्वी का जो वातावरण था वहाँ पे और शायद पृथ्वी का चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड था, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी इतनी उत्पन्न हो गई थी कि वो अपने आप बह रही थी। तो ये तो एक बात है उस ज़माने की। अब हम सोचे कि आज के ज़माने में जहाँ हर कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, बिजली पे चलता है और ऐसा कुछ हो जाए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आई एम नॉट सेइंग होगा, होना चाहिए, पर हो जाए तो सोचिए इसका मानव पर क्या असर पड़ेगा, कि वो तो बहुत हल्की-सी इलेक्ट्रिसिटी थी तो वो अपने आप ही काम कर रहे थे। बट ये एक देखने वाली चीज़ होगी क्योंकि आजकल तो हमारे फ़ोन से लेकर के, कार से लेकर के, लैपटॉप, कंप्यूटर, हमारा काम ही नहीं चलता बिजली के बगैर। तो इतनी जब बिजली होगी तो कहीं ये ना हो कि वो हमारे शरीरों के थ्रू बहने लग जाए, इन व्हिच केस हम सब फ्राई हो जाएँगे हम। पता नहीं हम इसलिए कई बार कहा जाता है कि जब ऐसा कुछ हो जाए तो जो बिल्कुल जंगल हैं या गाँव हैं जहाँ पे बिजली के उपकरण कम हैं, वहाँ पे रहना सबसे सेफ है। ताकि ये जो इलेक्ट्रिक करंट वग़ैरह का जो की जो स्थिति है वो ना बने। और यही क्योंकि जब भविष्य मालिका में कहा गया तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे होगा ये। लेकिन जी, उस समय भविष्य मालिका में लिख दिया गया आज से 600 साल पहले। बड़ी सोचिए आश्चर्य की बात है और देखिए सोचिए और ये हुआ है और ये रिकॉर्डेड है। कोई भी जाकर के आप में से जिसको और उत्सुकता है वो मैं तो आई वुड एप्रिशिएट आप जाएँ और देखिए और भी खोज करें इन चीज़ों पर। तो 1859 का कैरिंगटन इवेंट ये पूरा दिया हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार जब लोग जागे तो उन्हें पृथ्वी पर लगभग हर जगह आकाश में ध्रुवीय रोशनी ये इस तरह की जैसे फ़ोटोज़ में दिया हुआ है। जिनको ऑरोरा बोलते हैं, AURORA जैसे वो नॉर्दर्न लाइट्स होती है ना, अगर हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे तो बड़ा टूरिज़्म चलता है ये नॉर्दर्न लाइट्स देखने को। तो जो उत्तरी होते हैं उसको ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं और जो दक्षिणी होती हैं ये लाइट्स इनको ऑरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं। तो उन्हें इस तर जब जब लोग सो के उठे, तो उन्हें इस तरह की रोशनी दिखी। रिपोर्ट्स के अनुसार जब लोग जागे तो उन्हें पृथ्वी पर लगभग हर जगह आकाश में ध्रुवीय रोशनी ऑरोरा का अनुभव हुआ। रात के समय ऑरोरा इतने प्रकाशवान थे कि आप उन पे पुस्तक पढ़ सकते थे। मतलब इतनी रोशनी थी और यही महाभारत में भी आया है कि वेदव्यास जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि रात और दिन में मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा। मैं आगे श्लोक बताऊँगी। हुँ। आगे बढ़ते हैं। लोग हर जगह एकत्र हो गए, समान रूप से भयभीत और स्तब्ध होकर घूरने लगे आकाश की ओर। कुछ स्थानों पर लाल प्रकाश दिखाई दिया क्योंकि वे चमकीले विन्यास को प्रतिबिंबित कर रहे थे, इस तरह का कुछ। वर्जीनिया में हाँ, ये इसको छोड़ते हैं। फिर अधिकांश लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि वे क्या देख रहे थे। केवल यही अनुमान लगा सकते थे कि यह किसी प्रकार से दुनिया का अंत है, ऐसा उन्हें लगा। हालिया पोस्ट एपोक्लिप्टिक अध्ययनों के अनुसार यह पिछले 500 वर्षों में सबसे शक्तिशाली सौर ज्वाला थी। तब से सूर्य के सौर चक्र में सौर निम्न और उच्च के हर 11 साल में लगभग 2000 सौर ज्वालाएँ होती हैं। हालाँकि सभी कैरिंगटन घटना जितनी शक्तिशाली नहीं होती। तो हर 11 साल में लगभग 2000 सौर ज्वालाएँ होती हैं और सोलर फ्लेयर की शक्ति हाँ, जो ये सोलर फ्लेयर्स होते हैं, इनको अलग-अलग क्लास में विभाजित किया जाता है। जो उनका जो इंटेंसिटी है, उसके आधार पर होता है। ए क्लास, बी क्लास ऐसे सब होते हैं। तो सबसे विनाशकारी प्रकार की जो सोलर फ्लेयर होती है, वो एक्स क्लास बोलते हैं उसको, एक्स क्लास सोलर फ्लेयर की होती है, जो विद्युत और संचार इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखती है।
ऐसा माना जाता है कि एक्स क्लास सोलर फ्लेयर साल में लगभग 10 बार होते हैं और 1 अरब हाइड्रोजन बम के बराबर ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। ये बहुत ही डरावना है। सोचिए अगर ऐसा कुछ पृथ्वी पे आकर टकरा जाए तो। पिछला सौर अधिकतम 2014 में था, इसलिए अगला सौर अधिकतम 2025 में होगा। देखिए, ये भी 2025 बता रहे हैं, जब हम कब तब से सुन रहे हैं 2025 में युद्ध का हाँ। होगा, शनि मीन राशि में आएगा और ये भी है सौर वाला जो है सौर ज्वाला 2025 में ना भी ना, है। ज्योतिष वाली बात वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि 25 में स्थिति खराब हो जाएगी। जी, यहाँ से भी यही गणना आ रही है। अब दुनिया का बहुत सारा बुनियादी ढाँचा सिर्फ टेलीग्राफ सिस्टम की तुलना में बिजली पर निर्भर है। यदि आज की पृथ्वी पर कोई तेज़ सौर तूफ़ान आएगा, तो अब तक के सबसे व्यापक ब्लैकआउट का अनुभव होगा। फिर बड़ी ये जी, ये बहुत भयानक है, इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अच्छा, अब कभी अब भगवान ना करे पर कभी अपने जीवन में, अपने लाइफ़ टाइम में अगर आप लोगों को आईएसडीएस जो देख रहे हैं, इस तरह की कुछ आपको प्रकाश दिखाई दे आकाश में, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या हो रहा है। हुँ। बिजली संचार उपग्रह और अधिकांश आधुनिक उपकरण सभी एक साथ विफल हो जाएँगे। शहरों में यातायात नियंत्रण नहीं होगा, अस्पताल में अंधेरा हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड वगैरह आप सोचिए सारा हमारा ट्रांज़ैक्शन तो क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन होता है, वो कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है। बैंक खाते शायद पूरी तरह से खत्म हो जाएँ और आपूर्ति, लॉजिस्टिक्स जो सप्लाई चेन नेटवर्क होता है, वो तो ध्वस्त हो ही जाएगा। ये तो सब मतलब मुझे आश्चर्य है, यही सब भविष्य मालिका में था तो हुँ, सारे लोग कह रहे थे क्या ये बकवास का हो रहा है, क्या ये कर रहे हैं? अब यही एग्ज़ैक्टली। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। एग्ज़ैक्टली इसीलिए मैंने आज इस चीज़ के बारे में बात करने का सोचा। लेकिन सबसे भयानक हिस्सा ज़मीन पर नहीं बल्कि आकाश में घटित होगा। किसी भी समय हवाई क्षेत्र में 20,000 तक विमान होते हैं। ये सभी जीपीएस पर निर्भर हैं। एक अभूतपूर्व आपदा होगी जब हो सकती है और जब जब सारे जीपीएस बंद कर दें एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी शायद काम ना करे उसके बा में तो जब उनको नेविगेशन ही नहीं मिल पाएगा प्लेन्स को तो वो बेचारे कैसे सेफली लैंड कर पाएँगे आप सोचिए। तो हो सकता है कुछ शायद लैंड कर जाए और कुछ शायद ना हो। हुँ। बहुत ही भयानक है ये और लोग कहते हैं कल्कि जी घोड़े सफ़ेद घोड़े पर आएँगे, वो क्यों आएँगे? तो वो इसीलिए आएँगे क्योंकि हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए और सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाए और हमको हाँ, वापस से ये बात बेसिक्स पे ये जाना बात पड़े। भी काफ़ी लोग उठाते हैं कि आज के समय में घोड़े पर क्यों आएँगे? तो ये देखिए वैज्ञानिक कह रहे हैं, जो आप जो कह रही हैं कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो सकता है। बिल्कुल और वो हो वही मुझे कारण समझ आ रहा है। अब मुझे क्योंकि मैं भी ये सोचती थी, इतना आधुनिक युग है, अब तो इतने एक से एक मिसाइल्स हैं, इतने एक से एक ड्रोन्स हैं हमारे पास में पूरा वॉरहेड इंफ्रास्ट्रक्चर है बट हम इस ज़माने में कल्कि देव घोड़े पे क्यों आएँगे? जब मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा तब मुझे समझ आया कि हो सकता है ऐसा कुछ हो और उसके बाद कल्कि देव आएँगे, जब ये सब कुछ चल ही ना पाए। हुँ। बड़े पैमाने पर दुनिया को प्रौद्योगिकी के मामले में सैकड़ों साल पीछे धकेला जा सकता है। अगर ये केवल घटना की अवधि के लिए भी हो तो ठीक है, पर ये घटना तो हो जाएगी और सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। तो फिर यदि घटना से पहले पावर ग्रिडों की को उनकी सुरक्षा के लिए बंद नहीं किया गया तो वो भी पूरे जल बुन जाएँगे। कुछ बिजली उपकरणों के आकार को देखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि सबसे खराब वर्स्ट केस सिनेरियो में पूरी तरह से उबरने में 10 साल तक का समय लग सकता है। तो कहते हैं तूफान के आकार और दुनिया में कहाँ टकराता है इसके आधार पर या तो कोई कॉन्टिनेंट को वो कर सकता है या हो सकता है पूरी पृथ्वी पर विनाश हो सकता है। क्या हम एक्स क्लास के सौर तूफान के कारण होने वाली विश्वव्यापी बिजली कटौती के लिए तैयार हैं? ये एक प्रश्न है हमें सोचना चाहिए। तो इसको हम सौर ज्वाला को, सोलर फ्लेयर को एक साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक्स के में जैसे आप समझिए कि एक भगोना है, उसमें कोई द्रव्य पदार्थ उबल रहा है और वो उबल रहा है और आपको ये नहीं पता कि उसमें से जो अगला बुलबुला है, जो निकलेगा द्रव्य का, वो कब निकलेगा, उसमें से उस भगोने में कौन से स्थान से निकलेगा और वो कहाँ जाएगा, कितनी दूरी तक, हमें नहीं पता। इट इज़ वेरी, वेरी अनप्रेडिक्टेबल और इसीलिए सूर्य के
जो गतिविधियाँ हैं उनको पढ़ने के लिए नासा ने तो ऑब्ज़र्वेटरी बनाई हुई है, सोलर ऑब्ज़र्वेटरी जैसे यहाँ पे पीछे नाम आया था। और अब इसरो ने भी अ, मिशन आदित्ययान था वो हाँ, आदित्य मिशन है। हाँ, तो अब हो सकता है हमें इन चीज़ों के बारे में पहले जानकारी मिल जाए, ताकि हम एटलीस्ट बच तो नहीं सकते क्योंकि वो आएगा ही पृथ्वी पे, पर हम हो सकता है अपने उपकरण बंद कर लें, थोड़े सेफ्टी मेजर्स ले लें, हो सकता है। हुँ, लास्ट में ये है कि ये देखिए, ये फ़ोटो में ये यहाँ पे इसलिए है कि हम पृथ्वी यहाँ पे दिख भी नहीं रही है, और ये सिर्फ़ हमारा मिल्की वे है और हम इतने छोटे हैं। मतलब कुछ भी बहुत सारी चीज़ें परफ़ेक्ट हो रही हैं जिसकी वज़ह से हम पृथ्वी पर टिक पा रहे हैं, मानव जीवन में। और अगर एक भी चीज़ जैसे ये सौर ज्वाला आ गई या कहीं से उल्का पिंड आ गया, कुछ भी हो गया, तो हम नहीं सर्वाइव कर पाएँगे। इसीलिए हम बहुत छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं प्रभु से। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते तो हैं कि ये जो सूर्य है उनसे 1000 गुना बड़े बड़े सूर्य की जो है वो है, वो तो खुद ही कह रहे हैं ये बात। बिल्कुल, पूरा ब्रह्मांड फलाने उन्हीं के अंदर है। जी। फिर एक मैंने छोटा-सा ये डाला है ज्योतिष के बारे में, फलानि ग्रहचारेण सूच्यन्ति मनीषिणः, को वक्ता तारतम्यस्य तमेकं वेधसं विना। Those who know astrology can only indicate in a way what will take place in future. Who else except the creator Brahma can say with certainty what will definitely happen. मतलब जो जो ज्योतिषी होते हैं वो सिर्फ ग्रहों के गति को देख करके ये बता सकते हैं कि ये हो सकता है। पर सर्टेनिटी के साथ में सिर्फ ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं कि, और श्री विष्णु ही बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। हुँ, हम तो सिर्फ एक बुलबुले हैं। म महाभारत ही हाँ। जी, फिर इसके बारे में, अच्छा, तो अभी हमने ये 2 चीज़ें देख ली कि विज्ञान क्या कहता है। अब मैं और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं जो मैं अगले कुछ उसमें जब मैं आऊँगी तब मैं बात करना चाहूँगी, जैसे पोलर शिफ्ट हो सकता है, उल्का पिंड वगैरह, उनके बारे में भी भविष्य मालिका में है। पर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ें ली हैं। आगे हम और बात करेंगे। अब देखते हैं कि इन चीज़ों के बारे में महाभारत और भविष्य मालिका में हमें क्या मिलता है। जस्ट टू क्रॉस चेक कि क्या ये पहले हो चुका है? तो महाभारत के भीष्म पर्व में और इसके मेरे पास श्लोक संख्या भी है, मेरे पास महाभारत, मैंने महाभारत में से निकाला है ये। महाभारत के भीष्म पर्व में वेदव्यास जी के द्वारा ऐसे ही भय सूचक सोलर फ्लेयर का वर्णन किया गया है। तो युद्ध के पहले वे धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज, इस युद्ध में महान नरसंहार होगा, क्योंकि मुझे इस समय ऐसे ही भयदायक अपशकुन दिखाई देते हैं। तो ज्वलिता ये जो स्लो सोलर फ्लेयर है, तूफान, हुँ, या जो युद्ध की स्थिति दिख रही है, इजरायल हमास, जो हुँ। 40-40 बच्चे जलाए जा रहे हैं, ये सब वही वही उसका असर भी हो सकता है वो। जी, संकेत देती है, पृथ्वी संकेत देती है। देखिए, जब ये सब हुआ था तब मुझे अच्छी तरह से याद है, 3 तारीख को जब चंद्र कृत्तिका नक्षत्र में था, अभी 3 अक्टूबर को, तो यूके में ऑक्सफोर्ड में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। मैंने उसके बारे में पोस्ट भी लिखी थी। तो वो एक संकेत था। वो रिसाइकल प्लांट था और वहाँ पे बिजली बिजली के कड़कने से ऐसा कहा जा रहा था कि वो धमाका हुआ है। और उसी दिन फिर आगे चल कर के नेपाल में भूकंप आता है, और उसी दिन या उसके अगले दिन सिक्किम में बाढ़ आ जाती है बाँध के टूटने से। तो वो सब चीज़ें हो रही थी। पृथ्वी ने प्रकृति ने हमें एक संकेत दिया था वो, एक छोटे से हुँ, धमाके में। हुँ, तो प्रकृति संकेत देती है, और वैसे ही हमने कैरिंगटन के केस में भी देखा कि ऑलरेडी हैजा फैला हुआ था उस समय, और तब ये हुँ, सोलर फ्लेयर आता है। हुँ, 1859 में, हाँ। ज्वलितार्क केन्दुर्नक्षेत्रं निर्विशेष दिनक्षपम् अहोरात्रं मया दृष्टं तद् भयाय भविष्यति। अर्थात मुझे, तो वेदव्यास जी कह रहे हैं, मुझे दिन और रात का समय ऐसे दिखाई दिया है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और तारे जलते से जान पड़ते थे।
दिन और रात में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता था। यह लक्षण भय लाने वाला होगा। फिर वो कहते हैं, श्वेतो गृहस्थात् चित्रां समतिक्रम्य तिष्ठति, अभावं हि विशेषेण कुरूणां तत्र पश्यति। अर्थात केतु चित्रा का अतिक्रमण करके स्वाति पर स्थित हो रहा है। उसकी विशेष रूप से कुरु वंश के लिए विनाश पर ही दृष्टि है। तो देखिए हाल में केतु अभी भी चित्रा नक्षत्र में है और 4 मार्च 2024 तक वो चित्रा में ही रहने वाले हैं अकॉर्डिंग टू मीन नोट्स ऑफ ज्योतिष। देखिए अभी भी चित्रा हम्म। में केतु और भयंकर स्थिति इसलिए कि मंगल भी केतु के साथ चित्रा नक्षत्र में है। तो इसलिए इतने लड़ाइयाँ हो रही हैं, वॉर्स हो रही हैं। ये मानव सभ्यता के लिए ये जो समीकरण है ये बहुत खतरनाक होता है। अच्छा, अब हम आते हैं भविष्य मालिका पे। भविष्य मालिका क्या कहती है भविष्य के बारे में? तो वो कह रही है उड़िया भाषा में 24 रूम लेखा यंत्र उल्टी पड़िबो, कंप्यूटरों, मोबाइलों कामो न जे देबो। कूलो कारो खाना सबु भांगीण जे जीबो। स्कूलों, कॉलेजों, कोषागारों बंदी हुई जीबो। अर्थात 24 अंक से मतलब अंक अंक काफ़ियाँ उसमें भविष्य मालिका में 24 अंक से कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सब बंद पड़ जाएँगे, मोबाइल कुछ काम नहीं आएगा। वाहन, कारखाने सब टूट पड़ेंगे, यानी काम नहीं कर पाएँगे। स्कूल, कॉलेज, बैंक सब बंद हो जाएँगे, देखिए। ये 2024 के बारे में है। ये हो सकता है 24 अंक बोल रहे हैं, हो सकता है 2024 हो या उनके हम्म। 24 का अर्थ कुछ और हो क्योंकि उनकी अंक भविष्यवाणियाँ थोड़ी अब लोग डिकोड ही कर रहे हैं। अच्छा, हम्म। एक और श्लोक है महाभारत में, जो बिल्कुल ये जो ऑरोरा है, उससे रिलेट करता है। तो वेदव्यास जी कह रहे हैं, "श्वेत लोहित पर्यन्ताः कृष्णग्रीवाः सुविद्युतः विवर्णाः परिघाः सन्धौ भानुमन्तमवारयन्।" अर्थात संध्या के समय सूर्य देव को तिरंगे घेरों ने सब ओर से घेर रखा था। उनमें श्वेत और लाल रंग के घेरे दोनों किनारों पर थे और मध्य में काले रंग का घेरा दिखाई देता था। इन घेरों के साथ बिजलियाँ भी चमक रही थीं। कुछ ऐसे दिख रहा होगा मुझे पूरा लग रहा है, ऑरोराज़ होंगे। हम्म। तो ये है तब सोलर फ्लेयर के बारे में। और सोलर फ्लेयर का अभी जो इम्पैक्ट है वो कब से आना शुरू हो गया है? सोलर फ्लेयर का तो संदीप जी बहुत ही अनसर्टेन है। सोलर फ्लेयर का जैसे मैंने बताया ना भगोने में कुछ द्रव्य उबल रहा है, वो कब आएगा वो हम एक नहीं, हाँ, जैसे मैं बता सकती हूँ। ये एक सोर्स है सस्पिशियस ऑब्जर्वर्स करके। वो हर रोज़ सोलर जो हेल्थ है सोलर एनर्जी की, सोलर फ्लेयर्स की वो बताता है हर सुबह भविष्य। अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट है ना वो उस यूट्यूब चैनल है सस्पिशियस ऑब्जर्वर्स करके। तो उसमें आप जाकर के चेक कर सकते हो, उसमें वो ज़रूर बताते हैं कि सोलर फ्लेयर है, वो अभी वहाँ से निकली है, ये है, वो है और बहुत इंटरेस्टिंग है, वहाँ पे पता चल सकता है संदीप जी। अच्छा, तो हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि ये तो बहुत ही अनसर्टेन है, इसका तो पता करना ऐसे तो मुश्किल है और मुझे थोड़ा कुछ और पता मतलब समझ आएगा तो मैं पोस्ट में शेयर करूँगी। अच्छा, अब आगे क्या हो सकता है? तो भविष्य मालिका से शुरू करते हैं, महामारी। भविष्य मालिका के अनुसार पूरे विश्व में 64 तरह की महामारी आएगी, जिसका इलाज किसी के पास नहीं होगा। इसकी शुरुआत कोरोना से हो चुकी है। भविष्य में कोरोना से भी कई गुना खतरनाक महामारी आएँगी। तो वो ये श्लोक है, "एमोनतो व्याधिये कहूतो आसीबो नर अंगरे प्रकाशो, मुखो रूपतो उद्गारो होइबो स्कूल सो होइबे नासो।" आने वाले समय में सभी मनुष्य एक ऐसा समय भी देखेंगे जब लोगों के मुँह से रक्त की उल्टियाँ होने लगेंगी। उस दौरान बहुत से लोग जिन्होंने पाप किया है, ऐसे पापी लोगों की मृत्यु होगी। और आद्य वैद्य ठारे प्रकाश होइबे अरे अन्य हेबे नास वैद्य नास जेबे होइबो बारंगो औके होइब धनसो। मतलब उपचार करने वाले के ऊपर सर्वप्रथम इसके इसके असर दिखाई देंगे। तत्पश्चात धीरे-धीरे समस्त मनुष्य समाज में इसके लक्षण दिखने लग जाएँगे और वे सभी पापियों का विनाश होगा। तो इसके बारे में रिसेंट में मैंने अभी सुना था कि डब्ल्यूएचओ ने
कहीं पे आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, बहुत जगह आ रहा है, डिज़ीज़ एक्स के बारे में बोल रहे हैं। अभी उसका नामकरण नहीं किया है, बट वो अपैरेंटली किसी होने वाली पोटेंशियल कोई पैंडेमिक के बारे में सोच रहे हैं। और यूके ने जहाँ तक कि ऑलरेडी उसके बारे में कुछ टेस्ट वगैरह लैब्स में शुरू कर दिए हैं। तो ज्योतिष के अनुसार मैंने देखा तो हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग अगेन ये होगा। 4 फरवरी 2024 उसके आसपास अतिचारी गुरु राहु केतु के बीच फँसने वाले हैं। मतलब राहु तो एक राशि में रहेगा और गुरु से जो सेकंड राशि होगी वहाँ पे, मैं नाड़ी के हिसाब से बोल रही हूँ, वहाँ पे केतु का प्रभाव होगा, उसका एस्पेक्ट होगा, तो उसकी दृष्टि होगी। तो अतिचारी गुरु राहु केतु के बीच फँसने वाले हैं और राहु केतु की धुरी के एक तरफ और अकेले ग्रह होंगे। तो नाड़ी में ऐसा कहा जाता है कि जब राहु केतु की एक्सिस से दूसरी तरफ कोई एक ही ग्रह हो, तो वो कमज़ोर होता है। तो ये भी जो गुरु बृहस्पति हैं, वो हमारे जीव कारक हैं। हमारी स्थिति बताते हैं जीवों की, मनुष्यों की, कि उनकी कैसी स्थिति होने वाली है। तो ये स्थिति बहुत कमज़ोर दिख रही है। इसलिए मुझे लग रहा है ये महामारी फैलाने का एक समय हो सकता है। महामारी के उठने का 4 फरवरी 2024। अब 4 फरवरी 2024। ये देखने वाली बात है कि ये होता है या नहीं। जैसे मैंने ठीक। कहा था यहाँ पे कि हम सिर्फ योग देख सकते हैं कि ये हो रहा है और ये ऐसा हो सकता है। सर्टेनिटी से हम नहीं कह सकते एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भविष्य मालिका भी कह रही है कि कोरोना तो कुछ भी नहीं था, उससे कई गुना ज़्यादा भयंकर महामारियाँ फैलेंगी। हुँ। अब इसके आगे मैंने थोड़ा-सा भविष्य मालिका की कुछ और भविष्यवाणियाँ, ये उसी से सोलर फ्लेयर से जुड़ी हुई हैं। कारखाने का तो देखिए, वैज्ञानिकों यंत्र अचल होइबे हरि चक्र घुरु थिबो। कल कारखाना शून्य भांगी जिबो गुप्ते के ही ना जानिबो। अर्थात वैज्ञानिक यंत्र काम नहीं करेंगे, हरि चक्र घूम रहा होगा, कल कारखाने नष्ट हो जाएँगे। गुप्त रूप से अर्थात कारखानों में आग लगने का कारण पता नहीं चलेगा। जैसे अभी देखिए, ये मुझे अभी ध्यान आ रहा है, वो जो रिसाइकल फैक्ट्री में 3 अक्टूबर को हुआ था ऑक्सफोर्ड में, ये यूके में। देखिए उसका भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली के उससे हुआ, बट उनको पता नहीं था कि किस लिए एग्ज़ैक्टली, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है। फिर बोल रहे जल्दी युद्ध लगेगा, निकट रे गौड़ चहई वैज्ञानिक यंत्र अचल, अनंत जुगटी होइबे अच्युत कामना पूरीबे। जल्द ही युद्ध लगेगा, वैज्ञानिक यंत्र आचल हो जाएँगे और अनंत युग का स्वामी अच्युतानंद दास जी का सपना पूरा होगा। अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका में लिखा है ये। पंचसखा है, पंचसखाओं में से एक वो थे। फिर ये वाला हम देख चुके हैं, मोबाइल काम नहीं करेंगे। महाभारत, हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, आप में से कुछ लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगेगा। वो कह रहे हैं महाभारत काल के कुछ योद्धाओं का जन्म हो चुका है। खान के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं। अश्वत्थामा का जन्म जर्मनी देश में हुआ है, वहीं वीर अभिमन्यु का जन्म अमेरिका में हुआ है। घटोत्कच का जन्म जापान में हुआ है। द्रौपदी के बीच धृष्टद्युम्न का द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का जन्म ब्रिटेन में हुआ है। वहीं पाँचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का जन्म ओडिशा, भारत के विभिन्न स्थान में हो गया है। इसके साथ ही महाभारत काल के अन्य योद्धाओं का भी जन्म भारत और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। कल ही महाभारत युद्ध भारत के उड़ीसा राज्य में लड़ा जाएगा। यह भारत में युद्ध के अंतिम 13 महीने में होगा। इस युद्ध में ये महान योद्धा विदेशी सेनाओं पर काल की तरह धावा बोलेंगे। फिर स्वयं प्रभु कल्कि भी इस युद्ध के अंत में भाग लेंगे। इस पर मालिका में कुछ और वर्णन मिलता है, वो मैंने शायद यहाँ पे कोई दूसरे पेज पे शेयर किया है। तो ये है भविष्यवाणी, हाँ, उसकी। अच्छा, अब मीन शनि का देखें हम, भविष्य मालिका में मीन शनि। हेलो? हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, चलेंगे। सॉरी, मुझे लगा कनेक्शन कट गया है। हाँ, नहीं, नहीं।
भविष्य मालिका में मीन शनि। तो भविष्य मालिका में जाने के पहले हम समझते हैं रामायण में श्री राम और रावण की सेना के बीच लंका में जो युद्ध हुआ था उस समय भी शनि मीन राशि में स्थित थे और 13 दिनों के ही पक्ष लगे थे। इसका रामायण में कहीं पे ज़रूर वर्णन होगा, वो मैं खोज कर बताऊँगी। इसी प्रकार महाभारत युद्ध के समय भी शनि मीन राशि में स्थित थे और 13 दिनों के पक्ष थे और इसके बारे में भी मैं आगे श्लोक शेयर करूँगी। महाभारत काल और तो वही हो रहा है कि देखिए शनि मीन राशि में है और 13 दिनों के पक्ष हो रहे हैं। ये एक शॉर्ट साइन है कि जो पिछले 2 हमारे हिस्ट्री में जो युद्ध हुए हैं, वो इन समय में हुए हैं और अभी शनि भी मीन राशि में आ रहे हैं। तो भविष्य मालिका ये कहना चाह रहा है अच्छा, महाभारत काल का एक बेला अर्थात आधे दिन का युद्ध बाकी है। यह युद्ध कलयुग के अंत के समय में ओडिशा राज्य में लड़ा जाएगा। तो वो कह रहे हैं आधे दिन का युद्ध कहीं बाकी रह गया है महाभारत का। कौरवों और पांडवों के सभी योद्धाओं का जन्म भारत समेत विश्व के विभिन्न देशों में हो चुका है। निकट भविष्य में होने वाले विश्व युद्ध में ये सभी योद्धा भारत का साथ देंगे। इस युद्ध में कौरव-पांडव एक साथ रहेंगे और भारत में हमला करने वाले विदेशी सेनाओं से भारत की रक्षा करेंगे। ऐसा तो मालिका शनि मीन राशि में अभी है क्या श्वेता जी? अभी की स्थिति क्या है शनि मीन राशि का? शनि तो अभी कुंभ राशि में है, मीन राशि से एक राशि पहले शनि मीन राशि में जाने वाले हैं कब? 29 29 29 मार्च 2025 2025 ओहो 2025 यानी ये युद्ध जैसे यूक्रेन का युद्ध लंबा खींचा था, हो सकता है ये युद्ध भी लंबा खींचे। देखिए 30 मार्च 30 लिखा है 29 है एक्चुअली 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो भविष्य मालिका कहती है मीनो शनि मेड़ो गो हो हेबो जेते बेड़े समरो लागिबो बाबू भारोतो मंडले अर्थात मीन शनि का जब संयोग होगा भारत के अंदर तब भयंकर युद्ध होगा। मतलब अभी इतना ज़्यादा वो नहीं है। यानी 25 के समय पे भारत इस युद्ध में या ये जो युद्ध की स्थिति अब बन रही है उसमें भारत फँसेगा तो मार्च 25 में फँसेगा। जी, जी। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा देखते हैं 13 दिन के पक्ष के बारे में महाभारत में क्या कहा गया है और भविष्य मालिका में। जैसे अभी पढ़ रहे हैं ना 13 दिन के पक्ष, तो महाभारत में वही भीष्म पर्व में आया है चतुर्दशीं पंचदशीं भूत पूर्वं च षोडशीं इमां तु नाभिजाने हमं वास्यां त्रयोदशीं चंद्र सूर्यो बुभौ ग्रस्तावे कमासीं त्रयोदशीं एक तिथि का क्षय होने पर 14वें दिन तिथि क्षय न होने पर 15वें दिन और एक तिथि की वृद्धि होने पर 16वें दिन अमावस्या का होना तो पहले देखा गया है परंतु इस पक्ष में जो 13वें दिन यह अमावस्या आ गई है, ऐसा पहले कभी हुआ है, इसका स्मरण मुझे नहीं है। इस एक ही महीने में 13 दिनों के भीतर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों लग गए। तो ये भी वेद व्यास जी कह रहे हैं। तो इसी अक्टूबर में वो भी है इस बार? नहीं एक्चुअली ये जो हो रहा है ये अगले साल हो रहा है जहाँ तक कि मैंने शायद इसके बारे में हाँ, आगे दिया हुआ है। देखिए, भविष्य मालिका 13 दिन पक्ष होइबे बाबू से दिन घोर कली जानी थिबु तत्व बोधिनी हाँ, ये तत्व बोधिनी में 13 दिन का पक्ष जब होगा, उस समय घोर कली होगा, यह जान लो। अगला 13 दिन का पक्ष 23 जून से 5 जुलाई 2024 तक होगा। ये है डेट। अच्छा, तो इस महीने जो आपने कहा था अक्टूबर में 2 वो लगेंगे ग्रहण? हाँ, पर वो 13 दिन के पक्ष नहीं होंगे। और अच्छा। उसका एक और रूल है, मुझे पंडित जी ने बताया। मैंने उनसे पूछा था क्योंकि मुझे मुहूर्त में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं उस चीज़ के लिए पूछती हूँ जानकारों से, तो पंडित जी ने बताया था कि ऐसा मुहूर्त के बारे में ऐसा कुछ सूत्र है कि जो ये पक्ष का ये पड़ रहा है, उसमें शायद हो सकता है कि दिस इज़ राइट और रॉन्ग बट वो उसी देश में होना चाहिए कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों दिखना चाहिए उसी देश में और 13 दिन का पक्ष पड़ रहा है। तब वो देश जो होता है वहाँ पे हानि होती है, ऐसा कुछ है। अच्छा। हाँ, तो ये भी एक उसमें रूल है। तो अच्छा अब ये देखते हैं 13 दिन पक्ष पड़िबे जेबे कल्कि को चिंता लागिबे तेबे 13 दिन का जब पक्ष पड़ेगा तब प्रभु कल्कि
जब-जब पक्ष पड़ेगा तब-तब प्रभु कल्कि को धर्म संस्थापना को लेके चिंता होगी। 13 दिन पक्ष पड़िबे जेबे कलंकी र लीला लागिबे तेवे। 13 दिन के पक्ष जब पड़ेगा तब प्रभु कल्कि की लीला तब लगेगी। ये कह रहे हैं वो। हम्म। अच्छा, ये वाला तो हमने देखा महाभारत काल का एक बेला अर्थात आधे दिन का युद्ध बाकी है। यह युद्ध कलयुग के अंत के समय में उड़ीसा में लड़ा जाएगा। अम, निकट भविष्य में होने वाले विश्व युद्ध में ये सभी योद्धा जो कौरवों और पांडवों के सभी योद्धा का जन्म भारत समेत विश्व में हो चुका है। और ये सभी योद्धा भारत का साथ देंगे। इस युद्ध में कौरव पांडव एक साथ रहेंगे और भारत पे हमला ये कर चुके हैं देखिए। कलयुग महाभारत। हाँ, तो ये है कुछ इसकी भविष्यवाणियाँ अगर हम ये देखना चाहें भारत में परमाणु फिर भविष्य मालिका और भी कह रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध 2024 से 2028 के समय भारत के शत्रु देशों द्वारा भारत पर परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा। तब चक्रधर भगवान कल्कि द्वारा केवल इच्छा कर लेने मात्र से शत्रु देशों द्वारा प्रयोग किए गए सारे परमाणु बम व हथियार निष्क्रिय हो जाएँगे। तब सभी देशों, यूरोपियन देश और चीन तथा पाकिस्तान के सैनिक भयभीत होकर अपने देश लौट जाएँगे तथा अपने छुपने के लिए स्थान तलाशेंगे और अपनी सुरक्षा करने के लिए विचलित हो जाएँगे। यानी भारत सुरक्षित रहेगा। कल्कि देव हमें विष्णु जी ही बचा सकते हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ विष्णु जी का और या अपने इष्ट देव का के बारे में स्मरण करना चाहिए, उनको पूजना चाहिए। परमाणु बम से प्रभु कल्कि भारत की रक्षा कैसे करेंगे? इस पर मालिका में कुछ ऐसा वर्णन मिलता है। महाप्रभु कल्कि परमाणु बम को जलाने वाली ऊर्जा को खींच कर ले जाएँगे जिसके कारण बम नहीं फटेगा। यह देख दुश्मन देश की सेनाओं में डर समा जाएगा जिससे वे लोग डर कर भाग जाएँगे। फिर यहाँ पे और भी कुछ मैंने ऐड किया है दिल्ली सहारा ते जान धन स्तूप हेबो प्रथम रॉकेट मार सही ठारे टी हेबा पहला हमला दिल्ली पर रॉकेट से होगा और दिल्ली शहर में बहुत विनाश होगा। दिल्ली शहर ध्वंस का स्तूप बनकर रह जाएगा। हम्म। तो ये कुछ-कुछ है चीज़ें यहाँ पे भविष्य मालिका की है। गांधारो सेना जे बहुद्वंदी अरिबो अम, छाड़ी प पढ़ाइबो केड़े बुद्धि न दिसेबो अर्थात शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेगा तब दिल्ली में प्रधानमंत्री भी विपदाओं से घिर जाएँगे क्योंकि गांधार सेना यानी पाकिस्तान, चीन और 13 मुस्लिम देशों की सेना बहुत उत्पात मचाएगी जिससे प्रधानमंत्री की बुद्धि काम नहीं करेगी और सब कुछ छोड़कर प्रधानमंत्री चले जाएँगे क्योंकि तब मिलिट्री शासन लग जाएगा। ये कब है? ये 25 में मीन मीन शनि वही है 2000 मार्च 2030 मार्च अप्रैल मान लीजिए। मीन शनि। तब होगा। 2025। हुँ। तीसरे विश्व युद्ध में कौन-सा देश भारत का साथ देंगे और कौन से देश भारत का विरोध करेंगे? तो वो कह रहे हैं चीनी, पाकिस्तान, पुनी अमेरिका जाना, रूसिया, भारत, पुनी जर्मनी, जापान, गुप्त खेत मालिका। अर्थात चीन और विश्व शक्ति अमेरिका पाकिस्तान के साथ होगा और इराक के साथ 13 मुस्लिम देश पाकिस्तान और चीन का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे। रूस, भारत, जर्मनी और जापान सहयोगी बनेंगे। मलिका के अन्य हिस्सों में यह भी लिखा गया है कि फ्रांस भी भारत का के साथ रहेगा। तो ये वही सुशील जी जो उस दिन बता रहे थे ना, वही है ये। हाँ, ये वो सुशील जी जो बता रहे थे वो संत रविदास जी ने उस समय कहा था। और हुँ, आज की स्थिति भी देखिए तो भारत, रूस, जर्मनी, जापान ये भारत के स्वाभाविक मित्र देश हैं। हुँ। अमेरिका तो शत्रु ही एक तरह से दिखता मित्र है, शत्रु दिखता है वो असल में। अमेरिका की तो दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खराब है ना। दोनों ही खराब। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ही लिए सोचता है। वही है ना पाताल है, तो पाताल लोक है वो। असुर लोग कैसे सोचेंगे? भारत में तीसरे विश्व युद्ध से भयंकर तबाही होगी, बड़े-बड़े शहर खंडहर बन जाएँगे। आगे होने वाली तबाही का कुछ संकेत नीचे दे रहे हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर विनाश हो सकता है। फिर आगे है सेही रागो लड़ी थोबो जापानो रो जानो, सेही कारणे जापानो आरंभिबो रणो अर्थात हाँ, मतलब इसके पहले कहीं पे एक श्लोक है कि जापान को जो अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे जो न्यूक्लियर हमला किया था, वो याद रहेगा
और वही दुश्मनी जापान को याद रहेगी और इसी कारण वो भी फिर युद्ध में कूद पड़ेगा और बदला लेगा और वो भारत का साथ देगा क्योंकि अमेरिका अगेंस्ट रहेगा। हम्म। ये होगा और फिर यहाँ पे कह रहे हैं न्यूयॉर्क सहारा धनवस पदा होई जिबा हाहाकारा पड़ी जीवा अर्थात नरबेड़ा। न्यूयॉर्क शहर पूरी तरह से तबाह और वीरान हो जाएगा, जहाँ कोई इंसान या जीवित प्राणी नहीं होगा। यह मरुस्थल बन जाएगा न्यूयॉर्क शहर। ये 25 का है सारा ना? इसका समय नहीं दिया है। नहीं, जैसे शनि मीन राशि में उस समय जो हाँ, युद्ध की स्थिति। हाँ, ये हो सकता है उस समय हो, इसके ऊपर थोड़ा-सा और रिसर्च करना पड़ेगा बट हो सकता है 25 तो बहुत अर्ली दिख रहा है, शायद 26-27 हो। जर्मनी, रशिया आदि, इटली, जापान, तुरस्क, गादिलो, जाइफुल मतलब ये सारे तबाह हो जाएँगे। आई थिंक दैट्स व्हाट ये बोल रहे देखिए हम्म। जर्मनी, रशिया, जापान, इटली आदि अनेक शहरों को बहुत ज़्यादा क्षति होगी। ये देश पूरे रद्दी हो जाएँगे अर्थात तबाह हो जाएँगे। हम्म। अब हम देखते हैं प्रभु कल्कि की विनाश लीला के बारे में भविष्यमालिका में क्या कहा गया है। आपने तीसरे विश्व युद्ध के बारे में जो पढ़ा है वह भी प्रभु कल्कि के विनाश लीला का एक अंग है। मतलब कुछ लोग तो तीसरे विश्व युद्ध में अ, समाप्त हो जाएँगे। भविष्यमालिका के अनुसार प्रभु कल्कि विभिन्न माध्यमों से विनाश लीला करेंगे। इस बात को आप नीचे की पंक्ति में समझ सकते हैं। कहीं जल रूपे मोहि जगत नाशिबे, कहीं पवन रूपे सकल ग्रासीबे। कलियुग लोग होबे 3 भाग नाश, चतुर्थ भाग रूजे रहिबा अवशेष। अर्थात कहीं मैं जल के रूप में अर्थात भयंकर बाढ़, सुनामी, जल प्रलय, तो कहीं पवन, तूफान के रूप में विनाश करूँगा। पृथ्वी के 3 भाग जन नष्ट हो जाएँगे और 1/4 भाग ही अवशेष रहेगा। तो महामारी, युद्ध और भी जो चीज़ें हो रही है उल्कापिंड, सोलर फ्लेयर इन सब से कहीं न कहीं अलग-अलग तरह की लीलाएँ कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी का भार हल्का करना है उन्हें। भूकंप हम्म। हर जगह पर अब ये देखिए ये बहुत आपको प्रासंगिक लगेगा। ह जगह-जगह पर भयंकर भूकंप होंगे जिससे बहुत नुकसान होगा। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण आज पृथ्वी का जो भौगोलिक स्थिति है वो बदल जाएगा। अब आप देखिए कितने आज सुना अफ़गानिस्तान में फिर से दूसरा भूकंप आया है। अभी पिछले हफ्ते में हमने कितने भूकंप देख लिए हैं और हम पिछले सोचते हैं हफ्ते ही हमने देखे भविष्यवाणी हैं। हम गलत हैं। हाँ, और हम भविष्यवाणी हम सोचते हैं हम गलत हैं। हम तो बहुत मॉडर्न हैं, हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं और भविष्यमालिका में तो ऐसे ही कुछ भी लिखा हुआ है ना अभी अब देखिए ना, तुर्की का ये सारा उसी क्षेत्र में हो रहा है। तुर्की का आया था, भयानक भूकंप आया था, फिर वो मोरक्को में आया है, फिर यहाँ जो अफगानिस्तान में आया है, नेपाल में आया है। ये पूरा जो है क्षेत्र खतबदा रहा है पूरा, बार बार। अफगानिस्तान में तो 2 बार आ गया है लगातार। 2 बार आ गया है और देखिए और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या गलत है जो हम देख रहे हैं वो क्या हो नहीं रहा है जो यहाँ लिखा है? सही बात है। स्थाने स्थाने भूकंपो होइबेरु कंपी जिबो हिमोगिरी। ग्रहो वृक्षों केते स्थाने भांगी गोले होई जिबो होतो श्री। अर्थात जगह-जगह भूकंप के कारण हिमालय काँप उठेगा। घर, पेड़ कितने टूट जाने से देश लक्ष्मी छोड़ा होगा अर्थात कंगाल होने लगेगा। भूकंप के कारण बड़े-बड़े बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएँगे और ऐसा होने पर चोर डकैत चोरी करेंगे। चोर डकैत ये चोरी करेंगे। अब देखिए जैसे केदारनाथ में 2013 में हुआ था, और आपने जो अभी बताया था 2012 की स्थिति बताई थी, 12-13 वही। तो जो लोग थे लुटेरे, जो लोग मरे, उनके कान की बालियां, अंगूठी सब निकाल रहे थे। एक कुकर भर गया था, लोगों के हाथ उंगली काट के सोने से जो भरा गया था। तो लोग तो लूट करते ही हैं इस सब ऐसी स्थिति में। बिल्कुल, बिल्कुल। ये थोड़ा भयावह है, पर हमें पता ही है कि ऐसा होना ही है। फाटिबो हिमगिरी भांगी जिबो घोरो उत्तरे धूमकेतु दिसिबो। मिथुन मासेरे 13 दिनों पक्षो काड़ो धोरणी ग्रासिबो अर्थात हिमालय फट पड़ेगा, घर टूट जाएँगे, इसके बाद उत्तर में धूमकेतु दिखेगा, इसके बाद आषाढ़ महीने मतलब जून-जुलाई में 13 दिन का पक्ष होगा, इसके बाद काल धरती को ग्रास लेगा। ये 13 दिन के पक्ष संदीप जी काफ़ी बार होने वाले हैं स्टार्टिंग नेक्स्ट हाँ, ये जो तो कैलेंडर रामायण महाभारत में जब ये बात हो चुका तो आज भी होगा ही हो। होगा ही वो तो प्रासंगिक है, होगा ही।
पाताल वासुकी टिकवे मुंड तिनि थर जे कंपे ब्रह्मांड। वासुकी जी अपने सिर को हिलाएँगे, जिससे पृथ्वी में बहुत भीषण भूकंप आएगा। वैसे तो पृथ्वी में बहुत सारे बड़े भूकंप आएँगे, लेकिन शायद हो सकता है बहुत बड़ा भूकंप 3 बार आए या ऐसा कुछ हो सकता है। अभी इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है। अभी अभी कहाँ हुआ था जहाँ 25,000 से ऊपर लोग मर गए हैं? 25,000 से ऊपर लोग मरे हैं? ये वो वाला नहीं था मोरक्को वाला? मोरक्को वाला ही शायद था। 20-25,000 लोग मर गए। 25,000 से ऊपर हुँ, मरे हैं हुँ, भूकंप में। हुँ। फिर एक ये मिलता है अकाल और भूखमरी का, इसका भी मैंने थोड़ा-सा विश्लेषण किया था। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने शिष्य रामदास को यह दोहा लिखकर समझाया है, 5 ग्रहों का एक राशि में जिस दिन संयोग बनेगा, तो समझ जाना उस दिन से भयंकर अकाल और भूखमरी पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेगा। श्रीलंका के बाद नेपाल, भारत ऐसे सभी देशों को अकाल और भूखमरी अपनी चपेट में लेगा। इस बात को गर्ग ऋषि अपनी गर्ग संहिता में भी वर्णन किए हैं, श्लोक के माध्यम से। जैसे ही विश्व में युद्ध शुरू हो जाएगा, तब पूरे विश्व में अकाल और भूखमरी से त्राहिमाम होगा और युद्ध से इस धरती में करोड़ों की संख्या में इंसानों की कीड़े-मकोड़ों की तरह मृत्यु होगी। इस धरती में खून ही खून बहेगा। तो मैंने जो ये है इसका श्लोक नहीं है, मैंने इसका थोड़ा-सा देखा था, तो अराउंड 23 फ़ेब को तो है ही, 23 फरवरी 2026 को शनि मीन राशि में होंगे और भारत की कुंडली के दशम भाव में कुंभ राशि में 5 ग्रह एक साथ होंगे। वो जो 5 ग्रह की बात हो रही है, तो ये 5 ग्रह 23 फरवरी 2026 को होंगे, वो राशि होगी कुंभ। कुंभ राशि में 5 ग्रह होंगे। इस समय भारत की मंगल राहु की भी दशा चल रही होगी और ये भयंकर होगी क्योंकि मंगल और राहु घोर शत्रु हैं। तो और क्योंकि राहु और मंगल घोर शत्रु हैं। तो 23 फरवरी 2026 के अराउंड ये अकाल भुखमरी वाला जो ये बताया गया है। हुँ। हुँ। और श्वेता जी, हाँ, ये बचाव के उपाय। जी। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? हमने मैं लोग पूछ रहे, 13 अक्टूबर वाला लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा पहले ये हो जाए फिर कि अभी जो आपने कल कल कहा था अरे 13 13 अक्टूबर को अक्टूबर का तो 13 अक्टूबर का तो मैंने कल बता भी दिया था कमेंट में, वो शायद उसमें आया नहीं था। 13 अक्टूबर को कई चीज़ एक तो अगले ही दिन तो सूर्य ग्रहण लग रहा है, ठीक है? और उसके अलावा बता ही देती हूँ मैं अभी, क्योंकि वो 13 अक्टूबर की बड़ी मिस्ट्री बन गई है, मैं भी देख रही थी। हाँ, ये देखिए पूछ रही हैं नीलम जी, तो 2 दिन बाद ही 13 अक्टूबर है। हाँ ना, तो 13 अक्टूबर तो 13 अक्टूबर एक तो फ्राइडे द 13th है, ठीक है? ये कहीं न कहीं सुपरस्टिशियस है, म्लेच्छों में फ्राइडे द 13th बड़ा काला दिन होता है, उसको मानते हैं। हुँ, दूसरी बात ये है कि अगले दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। तीसरी बात ये है कि 12 अक्टूबर को कॉमेट जा रहा है, कॉमेट हार्टली, वो पृथ्वी से सबसे नज़दीक था, पर 12 अक्टूबर को जा रहा है वो पृथ्वी के नज़दीक से, और 11 अक्टूबर को एस्टेरॉइड जा रहा है एक। तो ये सारी चीज़ों को हम जब इकट्ठा करके देखें, तो और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहीं पे देखा था कि हरे टिड्डों ने बांग दी है कि वो जो ये हो रहा है इज़राइल में और हमास और पैलेस्टीन द्वारा, तो वो उससे और ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और वो उन्होंने पूरे विश्व में सारे काफ़िरों को सबक सिखाने के लिए बांग दे दी है, और वो शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, इसीलिए मैंने कहा था फ्राइडे द 13th। फ्राइडे जो है बच के रहिए, क्योंकि और बच्चे जो भी स्कूल मत भेजिए बच्चों को अगर हो सके तो। अगर मत अगर जाने दीजिए, स्कूल मत भेजिए। दूसरा ये है क्योंकि उन्होंने सोते हुए छोटे-छोटे बच्चों को जिंदा ही जला दिया है। जी, तो है ना, आप भी घर पे रहिए और निकलिए ही मत उस दिन, क्योंकि ये इन्होंने बांग दे दी है। पूरे विश्व में है ये सिर्फ़ भारत के लिए नहीं है। और ये हमला के बाद पहला शुक्रवार पड़ेगा शायद। जी, तो वो बहुत उत्तेजित हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उनमें बहुत शक्ति है और वो उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं। सही बात है। और और वैसे भी ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक तो दिख नहीं रहे ना वैसे भी। अगले ही दिन तो सूर्य हुँ, ग्रहण है। हुँ, हुँ, सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं श्वेता जी। हाँ, तो मुझे लगा कि आप सब पूछेंगे कि बचाव के क्या उपाय हैं? देखिए यहाँ पे कितनी हाँ, सुंदर कल्की देव की फ़ोटो है, वो सफ़ेद घोड़े पर ही आ रहे हैं। हो सकता है हम सब घोड़े और तलवार और इन सब पे ही आ जाएँ, जैसे हमें स्थितियाँ दिख रही हैं। हुँ।
इसके अगले लाइव में मैं दूसरे टॉपिक्स लूँगी, जैसे हम पोलर शिफ्ट्स को देखेंगे, उल्का ऐसे भी भविष्य मालिका में कि उल्का टकराएगी 2.5 किलोमीटर बड़ी, और उससे जो पृथ्वी जो है वो अपने जो एक्सिस है धुरी से थोड़ी-सी टिल्ट हो जाएगी। तो वो वासुकी नाग का मुझे लगता है कहीं न कहीं वो भी अर्थ है, तो वो हम उसके बारे में और थोड़ा रिसर्च करूँगी, और हम उसके बारे में और चीज़ों के बारे में अगले उसमें बात करेंगे, और भी बहुत कुछ हो सकता है, जिसके कारण हम जो हैं वो घोड़ों पे और बेसिक्स पे आ जाएँ वापस से। सैकड़ों वर्ष हम्म। चले जाएँ हम सभ्यता के उसमें। तो हम्म। बचाव के उपाय नित्य प्रतिदिन आप भगवान विष्णु के को किसी भी रूप में पूज सके। अगर आपको श्रीमद् भागवत का पाठ पसंद है, मेरी तरह मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करती हूँ, मुझे बहुत आनंद मिलता है, इतना ज्ञान मिलता है, और श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण जी का एक जीवंत रूप है। भागवत में ही लिखा हुआ है, तो उसका पाठ कीजिए। भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं आप। श्री विष्णु सहस्त्रनाम अगर आप पढ़ते हैं तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। अगर आप श्री राम रक्षा स्तोत्र से जुड़ना चाहते हैं, तो आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये राम रक्षा स्तोत्र का पाठ तो बहुत जल्दी होता है, 10-15 मिनट में हो जाता है। 13 मिनट में हो जाता है जब मैं करती हूँ तो। विष्णु सहस्त्रनाम जितना बड़ा नहीं है, या शायद प्रैक्टिस की बात है, तो प्रैक्टिस में शायद वो भी हो जाए अगर रोज़ करें तो। संदीप जी तो एक्सपर्ट हैं, है ना? ये मैं रोज अपने इष्ट देवता या राम जी, कृष्ण जी, शिव जी या जिन्हें भी आप इष्ट मानते हैं, आप उनका नाम जप करते रहिए। चलते-चलते जो आप जिस भी फ़ॉर्म में आप करना चाहते हैं, श्री राम, जय राम, जय जय राम, जब आपका माइंड एम्प्टी है, आप वो जप करते रहिए। आप जब जब आप चल रहे हैं, आप अपने मन में करते रहिए, आप अकेले हैं, आप गृहिणियाँ खाना बना रही हैं, कुछ काम कर रही हैं, श्री राम, जय राम, बोलते रहिए, वो आदत पड़ जाती है, बस वही नाम जप करते रहिए, वही वही सर्वश्रेष्ठ भी कहा गया है, अगर आपके पास समय नहीं मिल पा रहा। ठीक है? तो एक वो हो गया। दूसरी बात है, आप राम नाम लेखन कर सकते हैं, श्री राम लिखिए, लाल स्याही से लिखिए तो हनुमान जी की भी कृपा मिलेगी। गलत कार्य, गलत चीज़ें अ, ना करें, दूसरों को केवल अच्छे कर्मों में बढ़-चढ़ के हिस्सा लें, दूसरों के की सहायता करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्रैक्टिकली सोचिए। अपने और अगर ऐसा कुछ होता है तो अपनी और अपने परिवार को बचाने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में उपायों के बारे में विचार कीजिए। जैसे अभी फ्राइडे द 13th का है, हो सके तो आप बाहर मत निकलिए, बच्चों को स्कूल उस दिन ना भेजिए, और घर पे सुरक्षित रहेंगे तो जो जैसी स्थिति दिख रही है, उसके अनुरूप आपको अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा कि अब जैसे भूकंप आ ही रहे, तो आप क्या करेंगे? एक प्लान बी तैयार रखिए, एक बैग तैयार रखिए कि तुरंत हम लेकर के चल सकें। अब जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में तो बुश फायर्स इतने होते हैं, तो हमको तो कहा जाता है कि आप एक बैग तैयार रखिए कि कहीं कुछ हो गया तो बस आप बेयर मिनिमम लेके निकल लीजिए। कार में तैयारी करके रखिए अपने सामान की, आप बस उठा के निकल लें। भूखमरी से बचने के लिए आप क्या करेंगे? सुनामी वगैरह से, अब ख़ैर आपदाएँ हैं, इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें तो हो रही हैं, तो हम कर तो क्या ही सकते हैं, पर फिर भी हम जो थोड़ा-बहुत सोच सकते हैं कि हो जाए तो वो है, वरना भगवान का नाम लेते रहिए, और वो ही आपकी सहायता करेंगे। एक और और है। अगर देखिए श्वेता जी, जी, एक उदाहरण भी अगर देखिएगा कि जो मध्य काल में जब तुर्कों का, मुगलों का, लोदियों का आक्रमण भारत पे हुआ, बहुत त्राही थी, हुँ, उस समय में भगवान विष्णु ही बचाते हैं। और दक्षिण से जो रामानुजाचार्य जी का जो आंदोलन शुरू है, आप हुँ, लास्ट में देखिए, वो रामानंदाचार्य होते हुए तुलसी, कबीर, ये पूरा भक्ति मूवमेंट, चैतन्य, सूरदास, ये पूरा चलता है, और कृष्ण और राम की लीला को लेकर चलता है। जो भक्ति मूवमेंट का हम लोग पढ़ते हैं कि भक्ति मूवमेंट भारत को बचा ले गया, वरना भारत बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला था। तो वो जी। भक्ति मूवमेंट पूरा राम कृष्ण की लीलाओं का, ये भक्ति मूवमेंट पूरा। सिर्फ अब जब देखिए ना, इतनी बड़ी-बड़ी आपदाएँ होंगी तो क्या किसी मनुष्य के, किसी मानव के हाथ में है किसी को बचाना? मानव नहीं कर सकता कुछ। अब कोई कुछ नहीं कर उल्का पिंड आ रहा है, कोई सोलर फ्लेम आ रही है, हम नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान के ही हाथ में है। तो एक और मैं बताना चाहूँगी, ये सबसे सुंदर मुझे गीता जी का श्लोक लगता है, ये है गीता जी के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 66 18th अध्याय का 66 श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। ओम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सारे धर्मों को, हे अर्जुन तुम सारे धर्मों को त्याग कर, मतलब वो अर्जुन के थ्रू हमें बता रहे हैं कि आप चाहे जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, बिलोंग करते हैं, आप अपने सारे धर्मों को त्याग कर, जरूरी नहीं है कि आप हिंदू ही हो, आप कोई भी हो सकते हैं, उनको त्याग कर सिर्फ और सिर्फ मुझ में शरण लो। मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करके तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, पर तुम्हें शरणागति लेनी पड़ेगी मुझ में, आपको शरण लेनी पड़ेगी और अपने कर्म सही करने पड़ेंगे और भक्ति प्योर होगी। तो ये और यही बात हमेशा यही बोले बात 5 बार रोज। विष्णु सहस्त्र नाम में भी है श्वेता जी, कि जब युधिष्ठिर पूछते हैं कि सब कौन एक धर्म है जो हमें बचाएगा, तो भीष्म यही जवाब देते हैं, सेम यही जवाब देते हैं अलग श्लोक में, कि विष्णु जो है वही तुम्हें बचाएंगे। वो मैं तो ये श्लोक 5 आपत्तिकालीन बार धर्म। बोलती हूँ रोज। ओम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 5 बार बोलती हूँ, भगवान जी शरण में लीजिए मुझे अपनी। ऐसे आप कहीं चलेगा, अपने जीवन में अपने आप धीरे-धीरे परिवर्तन आने लग जाएगा। हो रहा है तो वो हो रहा है, उसका कुछ हम नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, सही बात है। तो और वो उसमें भी यही बात है, विष्णु सहस्त्र नाम में भी, कि आप जो है वो एक तरह से आपत्तिकालीन धर्म है, उसमें ये कहा भी गया है, आपद स्थिति में आपको भगवान विष्णु ही बचाएंगे। वही बचा तो सकते हैं, ये दैवीय ऐसा है सब जो अभी हो रहा है जैसे अक्टूबर में, क्या ऐसा नॉर्मल लगता है? दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ये सब दैवीय कृत है। अच्छा श्वेता जी, ये युद्ध कब तक चलेगा, कुछ आइडिया है? क्योंकि ये तो बहुत नृशंस रूप लेता जा रहा है, बहुत भयावह मतलब बहुत विघटित रूप लेता जा रहा है ये। ये तो चलता रहेगा संदीप जी, ये तो शुरू हुआ है अभी। बहुत हम्म लंबा हम्म। है तो। ये तो पूरा पूरा सब कुछ ठीक करके ही वो जो न्यू ऑर्डर है ना, न्यू ऑर्डर नॉट ये लोग जो बोल रहे हैं, वो कल्कि देव जो चाहते हैं उस तरह का जो कुछ है। ये नहीं बोल रही मैं कि सबको ही खत्म हो जाएँगे। मालिका भी कह रही है कि ओनली 1/4 पॉपुलेशन विल रिमेन। मे बी 1/4 ना रहे, उससे ज़्यादा रहे। पूरा विनाश नहीं होगा मनुष्य सभ्यता का, पर काफ़ी कुछ तो क्योंकि ये तो शुरू हुआ है अभी। बहुत लंबा शुरू हुआ, चले बड़ा मतलब बहुत ही भयावह दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से हुआ है, और गर्भ के बच्चे निकाल के मारे गए। बहुत ही मैंने वो न्यूज़ जब देखी थी मुझे इतना दुःख हुआ था वो देख कर के, गर्भ के बच्चे को ये करते हैं वो सुना था ऐसे, पर वो होते हुए पहली बार देखा है न्यूज़ में। लाशों हम यहाँ मरने वाले को सम्मान देते हैं, कि कोई मर गया दुश्मन भी है तो कहते हैं सम्मान, वो लाशों पे पेशाब कर रहे हैं, इतना निकृष्ट हो चुके हैं वो। इतनी उनमें मतलब नफ़रत है। असुर रूप पूरी तरह से प्रकट हो गया। जो राक्षस होता था नहीं, यज्ञ को ध्वंस करते, तो वो असुर रूप पूरा प्रकट हो गया इनका। वो कली इनके मस्तिष्कों में घुस चुके हैं। मैं नल दमयंती की कथा में मैं पढ़ रही हूँ कि कली जो है वो नल को उन्होंने द्वापर को कहा, जो युग था उसको कहा कि तुम 500 में घुस जाना और मैं चाहता हूँ कि नल अपना सारा राज्य हार जाए। तो जो कली था वो नहीं, कली घुस गया। कली ने नल के शरीर में प्रवेश किया और द्वापर के पासों में घुसकर ऐसे कुछ किया कि वो पूरा इतना ज़्यादा युधिष्ठिर की तरह इतना ज़्यादा वो हो गया, खेलता गया और सारे राज्य को हार गया। तो कली जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एक एंटिटी है। वो और आजकल तो है ही, सब कुछ इतना अशुद्ध है, हमारा जीवन ऐसा है कि कलियुग, इसीलिए तो कहते हैं हर एक में कली है। हर एक में कली। भविष्य माल का तीनों का आपने, और रामायण महाभारत के समय से लेकर अब लोगों का काम इसको जोड़कर देख लें कि आपको ज्योतिष कितना सटीक बैठता है। जो वैज्ञानिक भी कर रहे हैं, जो भविष्यमाल का भी कर रहे हैं, जो हमारे रामायण महाभारत कर रहे हैं, वो सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहा है। तो उस इशारे से बचने का एक ही मार्ग है, भगवत शरण, और कोई मार्ग नहीं है। तो बहुत धन्यवाद श्वेता जी, आज आपका मैंने काफी समय लिया।